आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लेटर किस तरीके से हमको लिखना है, और हम कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स भी जो है लेंगे, जैसे कंपनीज़ का जो फाइनल डिविडेंड होता है और जो इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ जाए। और लेटर में कौन कौन से डिटेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से डिटेल्स रहेंगे तो फिर आपको मार्क्स मिलेगा, आपको लेटर में क्या क्या लिखना है ताकि आपको हाफ मार्क आपको 5/3 मार्क्स इजीली मिल जाए। अगर आप 5/5 स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या आपका लेटर्स में कितने पेजेस का होना चाहिए, क्या डिटेल होना चाहिए, क्या हम बुक का ये डिक्टो कॉपी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कितना लिखना है। एंड मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो विदाउट स्किपिंग अगर पूरा अच्छे से देख लेते हो तो मैं आपको बोल देता हूँ बेकर देखे आप लेटर लिख के आओगे और आई एम श्योर आप 3 मार्क्स ईजिली स्कोर करोगे आउट ऑफ 5 मार्क्स। अगर 8 मार्क का लेटर रहेगा तो आपका 5 मार्क्स ईजिली स्कोर हो जाएगा, बेगर याद किए बेगर देखे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा लेटर कौन लिखता है और वो लेटर क्यों लिखता है और आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है, सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है, अगर वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी आप लेटर्स लिखते हो तो कौन कौन से डिटेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप कोई भी लेटर लिखिए, ठीक है। जैसे आप डिविडेंड का यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आप अलॉटमेंट लेटर्स का अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आप थैंकिंग का लेटर लिख रहे हो, या फिर कोई और जो है लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो जितने भी हम लोग लेटर लिखते हैं, हर लेटर में एक कॉमन डिटेल होता है। जैसे आपका जो कंपनी का नेम रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, और फिर ये CIN नंबर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये डिविडेंड का आता है तो यहाँ पे CIN नंबर आ जाता है एक्चुअली। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट का कि क्या ये सेम नेम लिखना है यहाँ पे एड्रेस। देखो, आप फेक एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेम एड्रेस लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। आप ABC लिमिटेड कंपनी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डिटेल होना चाहिए लेटर में, कोई भी आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, SP का। दूसरा, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। अगर फैक्स नंबर नहीं है तो एटलीस्ट आपका रेफरेंस नंबर और फ़ोन नंबर होना चाहिए उसमें, ठीक है। कंपनी का वेबसाइट होना चाहिए, ईमेल भी होना चाहिए, और कौन से डेट को इशू हो रहा है ये भी होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से डेट को ये इशू हुआ है प्रैक्टिकल में, अगर आप देखोगे वो भी हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, ये आपका फर्स्ट डिटेल हो गया, ये आपका सेकेंड डिटेल हो गया, जिसमें फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल और डेट और रेफरेंस नंबर आ गया, ठीक है। ये आपके हर लेटर में रहेंगे, ठीक है। चाहे आप रिग्रेट जो है अलॉटमेंट का लेटर लिखो, या फिर जो है आप थैंकिंग का लेटर लिखो, या फिर और भी बहुत सारे लेटर्स हैं, डिफरेंट लेटर्स, ठीक है, डिवेंचर्स का, इन्फॉर्मिंग लेटर्स, तो वो भी जो है सब में ये एड्रेस, ये कॉमन चीज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद किसको जा रहा है लेटर वो यहाँ पे आता है, ठीक है। ये कंपनी का है, ये कंपनी का सारा डिटेल था, यहाँ पे डेट था। अब जिसको जा रहा है वो यहाँ पे उसका एड्रेस रहेगा। जैसे अगर मुझे मिल रहा, मुझे आ रहा है तो ये मेरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, बट ये सब्जेक्ट्स इतना रहना चाहिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये डिटेल कॉमन ये होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ने कितना बताया, ये तीसरा पार्ट हो गया। ये कौन सा हो गया, चौथा पार्ट हो गया। तो आप ऐसे अज्यूम कीजिए कि आप कोई भी लेटर लिख रहे हो तो पहला कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद कंपनी का एड्रेस आएगा, फिर कंपनी का फ़ोन नंबर आएगा, कंपनी का रेफरेंस नंबर आएगा, और फिर उसके बाद वेबसाइट नेम, और फिर उसके बाद ईमेल आईडी। अगर ईमेल नहीं भी है तो भी चल जाएगा, बाकी डेट रहना चाहिए, ठीक है। ईमेल भी कंपनी का रहता है तो आपको रखना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। देखो, रेफरेंस नंबर में क्या लिखना है। रेफरेंस नंबर में आप लिख सकते हो 2021, अभी ये 2021 चल रहा है, ठीक है। आज का डेट कौन सा है, जैसे अगर मैं बोलूँ 16 तारीख है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कोई जैसे मेरा नाम IM से स्टार्ट होता है तो IM लिख दिया, ठीक है। ऐसे कोई भी आप ऐसे स्लैश मार के ईजिली लिख सकते हो रेफरेंस नंबर, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि लिखना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट होना चाहिए।
मेन ये आता है कंटेंट का। देखो ये डियर मैडम और डियर सर, ठीक है, ये तो होना चाहिए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सबसे बड़ा मेन डाउट तो ये होता है सर यहाँ पे लिखना क्या है। अब देखो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, अब ये डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है कि जो मीटिंग हुआ था वो मीटिंग कौन से डेट को हुआ था और उस पर्टिकुलर डेट को कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर का, वो लिखना है, ठीक है। और उसका अप्रूव कभी हुआ ये डेट लिखना है, ठीक है, अप्रैल। और फिर एक्चुअल में जो है मेंबर मीटिंग अगर देखेंगे 31 मार्च को हुआ था, अप्रूव कभी हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 अप्रैल 2019, फाइनल डिविडेंड पर शेयर हुआ एंड अप्रूव बाय मेंबर्स ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग ये टाइम पे हुआ था और कभी अप्रूव हुआ था, मार्च में अप्रूव हुआ था। तो देखो डेट का थोड़ा सा गैप रहेगा, वो चीज़ आप याद रखो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर डेट का भी गलत हो जाता है तो बोर्ड का पेपर मैंने चेक किया, उतना ज़्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं माना जाता है, बट आप थोड़ा सा गैप लेके रखिए, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइन का लिखना है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी अभी आगे चल के बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया अपना, ये 5वां पार्ट बन गया, ठीक है, 5th पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने 5 पार्ट लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखना है, अब देखिए ये काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट पड़ता है, इसलिए क्योंकि इसमें इतने सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप कॉलम्स को 1 2 3 7 इतना याद रखना है आपको, ठीक है। और फिर इसमें जो है पोर्टफोलियो का रजिस्टर नंबर, कोई भी फेक नंबर आप लिख सकते हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे वो आपको लिखना है, ठीक है। डिस्टिंक्शन कितने डिफरेंट थे फ्रॉम टू करके, तो अगर ये नहीं भी, मतलब जैसे एक नॉर्मल कॉलम डिविडेंड वारंट कितना था, ग्रॉस कितना है, टैक्स कितना है, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि क्या ये 3rd कॉलम भी लिखना ज़रूरी है क्या। अगर 1-2 कॉलम नहीं भी लिखते हैं तो क्या उसकी वजह से मार्क्स कट होते हैं, नहीं, मार्क्स नहीं कट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में ये डिविडेंड वारंट अटैच करना है। डिविडेंड वारंट बेसिकली एक तरीके का जैसे नॉर्मल रहता है कि हाँ इतना डिविडेंड मिल गया, पे आउट का एक्चुअली रिसिप्ट रहता है, उसको हम लोग डिविडेंड वारंट टैग कर रहता है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे थैंकिंग यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये 6ठा पार्ट था, दिस इज 7th एंड दिस इज 8, ठीक है। ये टोटल 8 पार्ट हो जाएगा। तो टोटल 8 स्टेप्स हैं। तो अगर आप ये 8 स्टेप याद रखते हो तो आपको कोई भी लेटर में लिख सकते हो। अभी अलॉटमेंट लेटर का अगर आप लिख रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर में भी यही सेम बॉक्स आएगा, इसी टाइप का सेम बॉक्स आएगा, सिर्फ वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा, अलॉट नहीं हुआ है या अलॉट हुआ वो चीज़ वहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आपने ये कंपनी में इतना अप्लाई किया था लेकिन वो नहीं हुआ। बाकी ये 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, और फिर उसके बाद नीचे अगर आप जाओगे तो जो है 7 से लेके 8 तक का, ठीक है, 7 to 8, ये सारे उसमें कॉमन रहेंगे, सारे स्टेप्स कॉमन रहेंगे, सिर्फ जो है 5वां और 6ठा ये आपको लेटर के बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बस बाकी सारी चीज़ें क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये 4th वाला क्या है, सेम रहेगा, सब्जेक्ट सब में रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको समझा कि लेटर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो अभी आप लेटर जब लिखोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये स्टेप्स याद रखो कि पहले स्टेप में क्या आएगा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको रियल थोड़ी ना लिखना है, आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो आप फेक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फेक एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सही कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें आपको जो है 80% डेटा जो रहता है वो तो फेक ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी 20% जो बचता है ये 2 स्टेप्स का, ये लेटर बॉडी के अंदर अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिख दिए तो भी अगर ये 5 मार्क्स का आएगा तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, अगर अपने आप प्रॉपर अच्छे से बॉक्स बना के लिखे रहेंगे, है कि नहीं, राइट। सो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 3 मार्क्स। अगर ये 8 मार्क्स का आता है तो भी अगर आप ये पूरा लिखोगे तो भी 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं आपने यहाँ पे बीच में गलत, लेकिन आपका लेटर बॉडी में होना चाहिए, मतलब ये जो है ये लेटर का बॉडी है मेन, ये पार्ट, तो ये आपके उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। देखो ये लिखा रहता है कि इतने तारीख को जनरल मीटिंग हुई, इतना डिविडेंड मिला, ये डेट को अप्रूव हुआ, बस इतना लिख दिया तो बहुत महान, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, तो भी आपको पूरा कंसिडर किया जाएगा लेटर से, ठीक है। नाउ अब अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। पहले
फाइनल डिविडेंड का हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये टाटा कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो देखो ये पहला पार्ट, फर्स्ट स्टेप, कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। ये CIN नंबर रहता है, पेमेंट तो जब डिविडेंड पेमेंट होता है तो रहता है, ठीक है। फिर अब देखिए कि यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने फ़ोन नंबर ये सब एक साथ दे दिया है, तो आपको कैसे लिखना है, ये वाले फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो देखिए ये पहला स्टेप है मेरा, फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या है, फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर भी है, और कंपनी का वेबसाइट भी है, ईमेल आईडी भी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेट भी है। तो आपके जो है ऑलमोस्ट कितने स्टेप्स हो गए, मैंने आपको दिखा, देखो फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, किसको भेज रहे वो भी यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। जैसे डियर मैडम करके यहाँ पे नहीं मेंशन किया, बट मुझे ये लेटर ईमेल आया था बेसिकली, तो यहाँ पे एड्रेस आ जाता है मेरा, कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस आ जाता है, बाकी डेट है, सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे लिखा भी है एक्चुअली, ठीक है, अकाउंट नंबर दे, बट बेसिकली आप लोग यहाँ पे मानो कि ऐसे जो है आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फेक एड्रेस, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट्स लिखना है। सब्जेक्ट्स में भी देखो लिखा है डायरेक्टली, यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं लिखा है, सब्जेक्ट्स डायरेक्टली इंटीमेशन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020। ये मैंने 2019 में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका मुझे डिविडेंड मिला था 2020 में, ठीक है। ये बहुत पुराना है एक्चुअली, ओके, मतलब लास्ट ईयर का है। तो समझा किस तरीके से, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप, उसके बाद फिर ये क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, और फोर्थ स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप, ये यहाँ तक का जो इन्होंने क्या किया मेल में डायरेक्टली, ये फोर्थ स्टेप में यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब मेल, ये कंपनी का ऑटोमेटेड जनरेट मेल होता है, जिसमें ये सिस्टम पे उनका पुल हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए लेटर बॉडी में क्या लिखा है कि जो मेंबर्स है कंपनी के, ये 101 एनुअल जनरल मीटिंग जो हुआ था, मतलब AGM, एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है साल में एक बार, वो 30 जुलाई 2020 को हुआ था, और इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था पर शेयर का 1.5, दैट इज़ 150% ऑफ देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इनकी कितनी है, ₹1 है, उसका 150% में 1.55%, ये एक शेयर पे मुझे ₹1.5 मुझे मिलेगा, ये इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, इफ़ यू सी हियर द सेम, ये डिटेल भी क्या सेम है। तो अभी आपको समझ में आ गया, अगर डिविडेंड का लेटर लिखने आएगा या कोई भी अलॉटमेंट लेटर का लिख रहे हो आप, तो भी आपको नॉर्मल इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। मतलब आपको स्टार्टिंग का लाइन थोड़ा सा पढ़ लेना और समझ लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। डिविडेंड से रिगार्डिंग है तो डिविडेंड लिखा रहेगा, अगर अलॉटमेंट करेगा तो अलॉटमेंट लिखा रहेगा, डिबेंचर्स इशू करेगा तो डिबेंचर्स करेगा, इन्फॉर्मिंग करेगा तो थैंकिंग ही करेगा, तो वो भी इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो मैं लेटर किस तरीके से लिखना वो समझा रहा हूँ आपको, मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे फिर बुक क्लोजर जो AGM का हुआ था उसमें डिविडेंड इतनी तारीख 16 जुलाई 30 जुलाई को ये डिविडेंड पेड फॉलोइंग मैनर कभी होगा फॉर शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेडनेसडे 15, मतलब जिन्होंने इसके पहले या उस दिन तक ख़रीदा रहेगा उस टाइम पे रिकॉर्ड डेट होता है एक्चुअली, ठीक है। मतलब जब आप शेयर खरीदते हो तो रिकॉर्ड होता है, अगर जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, रिकॉर्ड डेट जिस दिन का है बुक का, अगर उससे पहले ख़रीद लोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर उसके बाद ख़रीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट से अपने को पहले लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अपने लिए यूज़ के लिए नहीं, बट आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट कभी होगा, 3 अगस्त 2020 को। यहाँ पे मेरे पास कितने शेयर्स थे, टोटल 11 शेयर्स थे, ठीक है। पहले मैं सीखता था, अभी भी मैं सीखता हूँ, बट अभी काफ़ी सारा नॉलेज हो गया मुझे शेयर मार्केट का। तो ये नंबर ऑफ़ ये है, मुझे टोटल कितना मिला 17.05, इसलिए क्योंकि 11 × 1.5 अगर आप 55 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा इतना डिविडेंड आएगा। तो मेरा ये डिविडेंड क्या हुआ, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हो गया। अगर आप इसमें बॉक्स में देखोगे तो बॉक्स में देखो इतने सारे बॉक्स बने, लेकिन एक्चुअली इसमें कितना सिर्फ 2-3 बॉक्स में ही क्लियर किया। तो अगर आप इस फॉर्मेट में भी लिखते हो तो भी कोई गलत नहीं है, बट आप याद रखो कि टीचर्स लोग जो हैं वो ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूलो नहीं और आप जो है अपने हिसाब से कॉलम में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे एक कैटेगरी दी है सारी चीज़ें इन्होंने, टैक्स का, डोमेस्टिक का, नॉन डोमेस्टिक का, रेसिडेंटल का, वो सब, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते तो टैक्स रिडक्शन के लिए भी करते हैं ना, तो इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। और ये जो
होता है टिकट वारंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल मेंशन किया। ओके, तो ये था किसका, टाटा का था। अभी मैं जैसे मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं कोल इंडिया में भी डाला था पहले पैसा, अभी भी है मेरा कोल इंडिया में भी, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने। तो पहले मैंने कोल इंडिया में लिया था 2020-21 में ही, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप एड्रेस आ गया, ठीक है, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस। दूसरा स्टेप में फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल, फैक्स आ गया, ठीक है। तीसरे स्टेप्स में क्या आता है कि नेम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुझे आया है तो बेसिकली यहाँ पे मेंशन रहता है। फोर्थ स्टेप में क्या रहता है, सब्जेक्ट्स रहता है। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स उन्होंने इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड में डिफरेंस क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड बेसिकली अगर कंपनी हाफ ईयर में अगर प्रॉफिट अच्छा कमाती है तो फिर वो इंटरिम डिविडेंड देती है, और फाइनल डिविडेंड जो होता है वो हमको एनुअल प्रॉफिट आने के बाद डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया, ये 4 स्टेप सेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन बताया है, क्या बताया है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट कंपनी हैज़ डिक्लेयर डिविडेंड फॉर 2020-21 के लिए एट द रेट ऑफ 7.5%। मतलब एक शेयर का मुझे जो है 7-7.5 मिलेगा। सोचो, एक शेयर का मेरे पास 7 रुपये मिलेगा। अगर किसी के पास 10,000 शेयर रहेंगे, ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 750 कर दो तो कितना हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करके देख लो तो डिविडेंड उनको कितना मिलेगा। तो लोग ऐसे ही पैसे कमाते हैं एक्चुअली शेयर मार्केट से। ये 75% फेस वैल्यू का उसमें दिया है। इक्विटी फेस वैल्यू 10 रुपीज़, कोल इंडिया का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है इक्विटी शेयर का। रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर, जिन्होंने 20 नवंबर से पहले या 20 नवंबर को लिया रहेगा उस दिन रिकॉर्ड हो जाएगा, उनको उस दिन डिविडेंड मिलेगा। अब उसके बाद आती है कि एज़ पर डिपोजिटरी CPA बेसिकली लिखा है, ठीक है। तो ये अपना 5th वाला पार्ट हो गया, ये अपना 6 वाला पार्ट हो गया। तो 6 में देखो यहाँ पे टेबल ऐसा इस तरीके से बना है, और इसमें क्या बना इस तरीके का, ठीक है। तो इसमें लिखा है भाई ये मेरा नाम है, ये मेरा डिपोजिटरी ID है, मैंने इसको रफ कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास 4 शेयर थे, पर डिविडेंड का 7.5 रुपये मिला। टोटल डिविडेंड मेरे पास कितना हो गया, 30 रुपये हो गया, और ये 30 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। और ये डेट को क्रेडिट हुआ 27/11 को, अभी जस्ट 27/11/2020 को। अभी मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में ये जो है 7th स्टेप, योर फेथफुली कोल इंडिया, एंड लास्ट में फिर इसके बाद एड्रेस रहता है। तो बेसिकली ये आपका 8th स्टेप। तो इस तरीके से जो है आपको लेटर लिखना है। प्रैक्टिकल भी मैंने समझा दिया। कैस्ट्रॉल का भी मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैस्ट्रॉल का आता है। देखो ये भी मुझे ईमेल आया कि ये इंटरम डिविडेंड इतना इतना डिक्लेयर हुआ है। अगेन कंपनी का फर्स्ट स्टेप में क्या है, कंपनी का नाम है, ठीक है, कंपनी का एड्रेस है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में कंपनी का वेबसाइट, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, तो ये क्या हो गया आपका दूसरा स्टेप्स हो गया। थर्ड स्टेप में जैसे डेट दिया है, यहाँ पे एड्रेस रहता है, आपको ये एड्रेस लिखना है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आगे देश, ये पार्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं दूसरा भी लेटर लेता हूँ, देखो ये पार्ट, इसमें मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। सो ये पार्ट, ये आपको एड्रेस ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है, पूरा डिटेल में लिखा है सब्जेक्ट्स, डियर शेयर होल्डर लिखा है, ठीक है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में इतना बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का इतने टाइम में बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था या बोर्ड मीटिंग हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ऑफ 5 ईच हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2021 तक पे करेंगे, और ये डिविडेंड फिर इतने तारीख को डिपॉजिट होगा। बस ये नॉर्मल 3 लाइन का सेंटेंस। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये बॉक्स वाला आ गया, जिसमें मेंशन किया है कि भाई जो आपका क्लाइंट आईडी ये है, और फिर उसके बाद ये जो है आपको परमानेंट नंबर है, फिर नेम है, इतना मेरे पास क्वांटिटी कितना है, 9 क्वांटिटी है, पर शेयर का इतना मिल रहा है, ग्रॉस डिविडेंड मेरे पास इतना हो गया है, ठीक है। ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके का रियल होता है। आई एम श्योर डेट ऑफ पेमेंट क्या है, और फिर मोड ऑफ पेमेंट बेसिकली ऑनलाइन क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से जो है लेटर रहता है लास्ट में। फिर थैंकिंगफुली, ये जो 7th वाला पार्ट था और 8th वाला पार्ट लास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखो
ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जिसमें एड्रेस ये सब डिटेल आता है। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, डेट आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो है आपका थर्ड स्टेप है जो आपका एड्रेस रहता है, ये सब्जेक्ट फोर्थ स्टेप है। और फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप वो लेटर का बॉडी है, ये फिफ्थ स्टेप। और फिर उसके बाद ये बॉक्स, ये जो है बॉक्स, इसके हिसाब से जो है आपका सिक्स स्टेप। और उसके बाद फिर लास्ट में जो है आपको ये सेवेंथ स्टेप है, और ये जो डिटेल है ये एट्थ स्टेप। बस इस तरीके से अगर आप करोगे तो आई एम श्योर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा, और आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया रहेगा किस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया कि मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे खुद डिविडेंड मिला, तो उसके रिगार्डिंग किस तरीके से लेटर लिखना है। अब ये वीडियो आपको कितना पसंद आया, आपको कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली श्योर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि उनको ये भी समझ में आए कि भाई रियल में क्या होता है, ठीक है, लेटर किस तरीके से लिखा जाता है और रियल लेटर्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया, ठीक है।